ओम सर्वश्रेष्ठ भारत चैनल में, सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपने धमोन पूरे ग्राम की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हम आपको शुरू किए थे संस्कृत शब्द का अर्थ, उससे आगे कड़ी को बढ़ाते हुए आज मैं अपने सभी व्यूअर से यह कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि संस्कृत का इस समय क्या उपयोगिता है, क्या स्कोप है, क्या महत्व है, इसको हम क्यों पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, इस संबंध में आज हम आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो ये सभी लोग जानते हैं कि विश्व में जितनी भाषाएं हैं, यानी 6,900 कुल भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में अर्थात 6,900 भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा ही है। और वह इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इसको भाषाओं की जननी कहा जाता है। और जननी का अर्थ होता है माँ, अर्थात जन्म देने वाली। तो 6,900 में से 6,899 भाषाओं की माँ संस्कृत भाषा ही है। तो आज के डेट में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी माँ उनके संतान के लिए खराब हो, बेकार हो। इसी तरह से सभी भाषाओं की माँ संस्कृत भाषा है। यह क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जब 6,699 भाषाओं की माँ संस्कृत है तो निश्चित रूप से यह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि माँ सभी संतान के लिए श्रेष्ठ होते हैं। चाहे उसकी माँ कैसे भी हो, परंतु उस संतान के लिए उसकी माँ अच्छी ही होती है, इसलिए यह भाषा सबसे श्रेष्ठ है। अब हम संस्कृत भाषा को क्यों पढ़े? आज की इस चलती नई अवस्था में, नए युग में संस्कृत का क्या महत्व है? मैं कहना चाहता हूं कि आज इस युग में भी संस्कृत की बहुत ही अच्छी डिमांड है, अच्छा उपयोग है, अच्छा प्रयोग है, इसका अच्छा मांग है, इसका भविष्य जो है वह बिल्कुल चमत्कार है। क्यों? वह इसलिए कि संस्कृत के बिना कोई भी लगभग चीजें संभव नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत संस्कृत का उपयोग किया जाता है। एक आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने अपने अनुपम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से मानव को जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर के और मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार का वर्णन किया है। इन 16 संस्कारों में जो पहला संस्कार होता है वह गर्भाधान संस्कार होता है, और अंतिम 16वां संस्कार जो होता है वह अंत्येष्टि संस्कार होता है। और वो सभी का क्रियाकलाप संस्कृत के माध्यम से ही संभव है। अब रही बात कि आज अंग्रेजी के युग में संस्कृत का क्या महत्व रह जाएगा? नहीं, अंग्रेजी के युग में भी संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज जो बच्चा अंग्रेजी के साथ संस्कृत का उपयोग अच्छी तरह से करता है उसको विदेशों में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। क्यों? आज लोग कंप्यूटर की ओर भाग रहे हैं और विश्व में कंप्यूटर जितने अन्य भाषाओं को ग्रहण नहीं करती है उतनी संस्कृत को ग्रहण करती है। अर्थात एक बार में संस्कृत के 13 शब्दों को कंप्यूटर कैच करता है, लेकिन दूसरी भाषाओं को नहीं करता है। जो विद्यार्थी संस्कृत के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान रखेंगे उनको विदेशों में बहुत ही अच्छा डिमांड होगा, बहुत ही अच्छा मांग होगा। अब रही बात कि आज हम लोग उसी चीज की पढ़ाई करते हैं जिससे कि हमको नौकरी जल्दी मिल जाए, परंतु पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी नहीं होती है। फिर भी आज लोग पढ़ाई जो करते हैं वो नौकरी के उद्देश्य से करते हैं। इस संबंध में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि नौकरी के क्षेत्र में भी संस्कृत सबसे आगे है। क्यों? वह इसलिए आज किसी भी चीज की वैकेंसी जब निकलती है तो अन्य भाषाओं, अन्य विषयों की अपेक्षा संस्कृत के जो एप्लीकेंट होते हैं, आवेदक होते हैं, वह बहुत कम होते हैं।
तो निश्चित रूप से जहां जिनके आवेदक कम होंगे उनकी सिलेक्शन ज्यादा संख्या में होगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आज शिक्षक की वैकेंसी निकलती है और गणित में 100 सीटें की निकलती है, जिसमें 500 आवेदक प्राप्त होते हैं, और हिंदी में भी 500 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, उसमें लगभग 500 की जगह 5000 आवेदक होंगे। और यदि संस्कृत के होंगे उतनी ही सीट, तो यहां पर आवेदक की संख्या 100 में 100 ही लगभग होंगे। और अंग्रेजी की अंग्रेजी की 100 में लगभग 10,000 आवेदक प्राप्त होंगे। अब मेरा कहना है कि सीट सब में समान है, लेकिन एप्लीकेंटों की संख्या, आवेदकों की संख्या सबसे कम संस्कृत में आया है, तो सिलेक्शन भी संस्कृत वाले को ही ज्यादा होगा। तो हम पढ़ाई उसी उद्देश्य से आज करते हैं कि किस चीज में लोग की संख्या कम है, उसी चीज को पढ़ाई ज्यादा करते हैं। पहले काफी संपन्न परिवार जो हुआ करते थे, उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई करने वालों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी पैसे के अभाव के कारण, और उन्हीं का बच्चा ज्यादा संख्या में डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, लॉयर बनते थे। फिर धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई कि नहीं, इसमें लोगों की संख्या कम है, हम भी चलते हैं, तो फिर और लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। ठीक उसी तरह से आज सूचना प्रौद्योगिकी के तहत यानी इंफॉर्मेशन के तहत लोग यह ढूंढते रहते हैं कि कौन सी विषय, कौन सी पढ़ाई कैसे करें कि जिससे हमको नौकरी जल्दी प्राप्त हो जाए। तो नौकरी के उद्देश्य से भी संस्कृत का महत्व कहाँ कहाँ है। एक तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में बता दिए कि शिक्षक जो होते हैं माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, फिर आपसे कहें कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को भी बहाली होती है, उनमें सबकी समान सीटें होती हैं। उन सभी समान सीटों में संस्कृत के प्रोफेसर, लेक्चरर, शिक्षक की संख्या की आवेदक जो होते हैं वो कम होते हैं, और उनका चुनाव, सिलेक्शन ज्यादा संख्या में होती है, कम एप्लीकेंट होने के कारण। इसीलिए आज जो लोग संस्कृत के माध्यम से जाते हैं उनको पहले सिलेक्शन होता है, फिर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनमें भी जो बच्चे संस्कृत के माध्यम से जाते हैं वो बहुत जल्दी चुनाते हैं। क्यों? इसलिए कि संस्कृत का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वह शॉर्ट है, यानी कम है, कम पढ़ करके अच्छे अचीवमेंट प्राप्त करते हैं अन्य विषयों की अपेक्षा। आप देखते होंगे कि मैट्रिक में जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर होते हैं और शरीर से हिस्ट पुष्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि आर्मी के क्षेत्र में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि उस आर्मी डिपार्टमेंट में भी संस्कृत का बोलबाला बहुत ज्यादा है। वो कैसे? एक आर्मी में एक पोस्ट है JCO, जूनियर कमीशन ऑफिसर, और इसका यहाँ नाम दिया गया है रिलीजियस टीचर, यानी धर्म शिक्षक। तो बहुत ही कम आर्मी होते हैं जो अपने प्रमोशन पा करके उस JCO पोस्ट पर पहुंच पाते हैं। लेकिन संस्कृत के विद्यार्थी, अर्थात जो ग्रेजुएशन तक संस्कृत रखे हो, ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय लिए हो और विषयों के साथ, और वो यदि आर्मी में जाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट JCO बन सकते हैं, अर्थात जूनियर कमीशन ऑफिसर वह डायरेक्ट बनेंगे। लेकिन आर्मी वाले लोग बहुत ही कम होंगे जो JCO के पद पर डायरेक्ट बहाली होती ही नहीं है, वो प्रमोशन पा करके जाते हैं। तो हम आर्मी के क्षेत्र में हैं, शिक्षक के क्षेत्र में हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, लेक्चर के क्षेत्र में आगे हैं। अब आप देखे होंगे दूरदर्शन समाचार पत्र में कि वहां भी हमारे संस्कृत का स्थान है,
जैसे अंग्रेजी में समाचार पत्र प्रकाशित, अंग्रेजी में समाचार पत्र लोग बोलते हैं दूरदर्शन में, वैसे ही हिंदी में भी, वैसे ही संस्कृत में भी। तो यदि दूरदर्शन की वैकेंसी निकलेगी तो वहाँ निश्चित रूप से संस्कृत वाले एप्लीकेंट कम होंगे और उनका चुनाव पहले होगा। तो वहाँ भी हम संस्कृत का बोलबाला ज्यादा है, हम वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आज जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं जो बच्चे, और वो संस्कृत का इंजीनियर यदि होंगे तो आज के इंजीनियर से बहुत ही बेहतर होंगे। वो कैसे? वो इसी तरह से अच्छे होंगे कि आज जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं कि कम समय में, कम समय और कम स्थान में वो किसी ऐसी चीज का निर्माण करते हैं जो देखने में खूबसूरत लगे, भले ही वह टिकाऊ हो या नहीं हो, उससे उनकी कोई मतलब नहीं होते हैं, सिर्फ देखने में टिकाऊ हो। पर जो संस्कृत के इंजीनियर होंगे, जो वास्तुशास्त्र को पढ़ करके इंजीनियरिंग करेंगे, वो भले ही समय ज्यादा लेंगे और स्थान ज्यादा लेंगे, लेकिन वो ऐसे चीज का निर्माण करेंगे कि उसमें रहने वाले व्यक्ति बहुत ही खुशहाल होंगे। वह किस दिशा में किस चीज को स्थापित करेंगे जिससे उनका प्रतिफल अच्छा होगा। आज संस्कृत के इंजीनियर ऐसे होते हैं, वास्तुशास्त्र को पढ़ करके वो किसी भी भवन का निर्माण करते हैं तो भले ही वो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं लगे, लेकिन उसमें रहने वाले व्यक्ति बहुत ही खुशहाल होंगे। यही कारण है कि संस्कृत का जो इंजीनियर होंगे वास्तुशास्त्र को पढ़ करके, वो आज के इंजीनियर से बहुत ही अच्छा होंगे। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज का निर्माण कराएगा और उसमें अच्छा खुशनुमा मतलब चीज नहीं हो, अर्थात उनके उन्नति नहीं हो, ऐसा बनाना नहीं चाहेंगे। उनकी जानकारी के अभाव में है कि बिना वास्तुशास्त्र के ज्ञाता को ही वो किसी चीज का निर्माण कर लेते हैं, फलस्वरूप उनसे उस मकान में रहने पर उनका अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो वास्तुशास्त्र के ज्ञाता के माध्यम से भवन का निर्माण करते हैं, उनको बहुत ही अच्छा उन्नति होती है, विकास होता है। अब इंजीनियर की बात समाप्त हो गई। अब बात आती है कि क्या हम डॉक्टर के बनना चाहेंगे तो संस्कृत पढ़ कर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, और आज के डॉक्टर से अच्छा बन सकते हैं। हमारे भारत देश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल का नाम यदि कोई लेता है तो एम्स का लेता है, और एम्स का क्या नाम है? भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो वेद के आधारित पर, जो वेद को पढ़ करके, जो आयुर्विज्ञान को पढ़ करके जो डॉक्टर बनते हैं, वो भले ही किसी बीमारी को दूर करने में थोड़ा समय ज्यादा लेते हो, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए उस बीमारी को दूर कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं, उनकी वो क्या करते हैं कि किसी बीमारी को तत्काल राहत देते हैं, लेकिन उसको जड़ से समाप्त नहीं कर देते हैं। पर संस्कृत के जो डॉक्टर होते हैं, वो भले ही थोड़ा समय ज्यादा लेते हो, परंतु वो बीमारी को जड़ मूल से समाप्त कर देते हैं। तो इस हिसाब से, इसके मुताबिक हम ये जानते हैं कि संस्कृत के डॉक्टर ही आज की डॉक्टरों की अपेक्षा बेहतर हैं और बेहतर बनेंगे। तो डॉक्टरी की बात हो गई, इंजीनियर की बात हो गई, दूरदर्शन की बात हो गई, शिक्षा के विभाग में सभी पोस्टों पर बात हो गई। हम नहीं ये जानते हैं कि कोई ऐसा चीज हो जहां पर संस्कृत की उपयोगिता नहीं है। हमारी जानकारी के अभाव में लोग संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं, और कहीं कहीं ये भ्रांतियां पैदा हो जाती है कि संस्कृत भाषा जो है कठिन भाषा है, इस वजह से भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं मानना चाहिए। यह विश्व की जब श्रेष्ठ भाषा है तो निश्चित रूप से यह विश्व की सबसे सरल और आसान भाषा भी है। जब कभी भी विद्यार्थी ये मान जाएंगे कि बिल्कुल सरल भाषा है तो इसको पढ़ने के लिए वो उत्सुक होंगे। जैसे ही उसको जटिलता समझ लेंगे, पढ़ने के उत्सुक नहीं होंगे। फिर इसी संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि आज जितने भी हमारे देश में विदेश में व्यक्ति हैं, वो जो भी ईर्ष्या द्वेष कलह की बात आज होती है, वह संस्कृत की पढ़ाई के अभाव के कारण। आज कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संस्कृत का ज्ञाता हो और उनका आपस में मेल मिलाव नहीं हो, भाईचारे की बात नहीं हो। जो भी संस्कृत के ज्ञाता हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे से मिलकर रहते हैं। वो परिवार, समाज, देश के हितैषी होते हैं। ज्यादातर उनसे कोई विवाद करना नहीं चाहते हैं, और न ही वो उनसे कोई विवाद करते हैं। न तो संस्कृत वाले किसी से विवाद करते हैं और न ही संस्कृत वाले से कोई विवाद करना चाहते हैं। तो एक भाईचारे की दृष्टि से भी यह संस्कृत भाषा जो है पढ़ करके हम
अच्छा वातावरण परिवार में, समाज में, देश में स्थापित कर सकते हैं। तो हम आज यही कहेंगे सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को कि आप जहां कहीं भी हो, इसको कठिन न समझ करके बिल्कुल आसान समझिए और हर चीज को आप इससे प्राप्त कर सकते हैं और सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इतना ही पर इसको एंड करता हूं। ओम शांति।